हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय के बारे में चर्चा करेंगे। सोशियोलॉजी ऑप्शनल क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसकी तैयारी कैसे की जाए और इसके एग्ज़ाम के संदर्भ में महत्व के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम गौतम आनंद है। विगत 13-14 वर्षों से मैं समाजशास्त्र की कक्षा का संचालन करता रहा हूं और विशेषकर यूपीएससी ऑप्शनल ये सबसे अधिक मैंने पढ़ाए हैं। हजारों बच्चों को अब तक पढ़ा चुका हूं, बहुत सारे इसमें से सफल हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि हम लोग आने वाले क्षेत्र में अगर आप मेरे से जुड़ते हैं तो आप ही सफलता का एक नया इतिहास रच सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा समाजशास्त्र विषय के बारे में हम लोग चर्चा कर लें कि समाजशास्त्र विषय आखिर यह सिर्फ ऑप्शनल के लिए रेलेवेंट है या जीएस के अन्य खंडों में। कई बार हम ऑप्शनल लेते वक्त हमें डिसाइड करने को लेकर प्रॉब्लम आती है कि पहले तो कौन सा ऑप्शनल चूज करें, है ना। अगर आपने ऑप्शनल सेलेक्ट कर लिया है समाजशास्त्र, तो उसके बाद इसकी तैयारी में कैसे हमें करनी चाहिए या जीएस के अन्य खंडों में यह किस प्रकार मददगार सिद्ध हो सकता है, इस पर आज की पूरी परिचर्चा होगी, है ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सामान्य अध्ययन का सिलेबस है वह 4 पेपर में बटा हुआ है, पेपर 1, 2, 3 एंड 4। अगर समाजशास्त्र की बात करें तो यह सामान्य अध्ययन के सिलेबस के कई खंडों में आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। जैसे यदि हम समाजशास्त्र का जीएस में योगदान देखें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पेपर 1 में आपको पूरा का पूरा एक टॉपिक दिया गया है, भारतीय समाज। इसमें लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस यानी 75 से लेके 90 मार्क्स के सवाल आते हैं। अगर आपने वैकल्पिक विषय के रूप में समाजशास्त्र का चयन किया है तो यह आपको डायरेक्ट जो है इसमें आपको मदद मिलेगी समाजशास्त्र विषय में, भारतीय समाज के खंड में। अगर हम गौर करें सामाजिक न्याय, जो हमारा सामाजिक न्याय पेपर 2 में सिलेबस है, उसमें भी अगर हम गौर करें तो वहां भी 4 से 5 सवाल वहां पर रहते हैं। अगर आपको भारतीय समाज की अच्छी समझ है, बेहतर समझ है, तो आप सामाजिक न्याय के खंड में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम कहें पेपर 3 में, तो पेपर 3 में भी आंतरिक सुरक्षा के खंड में समाजशास्त्र के सिलेबस में वर्णित बहुत सारे टॉपिक शामिल हैं, जैसे सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद, ये सब जो आप कहते हैं, ये अगर आप समाजशास्त्र ऑप्शनल के रूप में रखते हैं तो यहां भी आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर हम कहें कि पेपर 4 में एथिक्स में भी आपको जो मूल्य है, कहीं ना कहीं वैल्यूज से रिलेटेड आपको बहुत चीजें पढ़ने की है, या इवन बहुत सारे केस स्टडी जो हैं वो लैंगिक भेदभाव पे रहते हैं, जातिवाद पे रहते हैं, सांप्रदायिकता पे रहते हैं। तो बहुत सारे विषयों में अगर हम कहें केस स्टडी में भी यह मदद करता है। इसके अलावा अगर हम कहें तो निबंध में भी प्रत्येक वर्ष सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों से निबंध रहता है। तो बच्चों, यह जो समाजशास्त्र है यह ऑप्शनल के 500 अंक में तो मददगार ही है ही, इसके साथ साथ यह जीएस के कई खंडों में आपकी मदद करता है। यहां तक कि साक्षात्कार में भी, इंटरव्यू में भी अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेते हैं तो समसामयिक सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर आप बेहतर जवाब दे पाते हैं। तो यह विषय न सिर्फ वैकल्पिक विषय के लिए बेहतर है, बल्कि यह अन्य, अगर हम बात करें तो समाजशास्त्र के अलावा यह जीएस के अन्य खंडों में भी मददगार है। तो इस विषय से सफलता की दर की अगर बात करें, कई बार मन में जिज्ञासा होता है कि यह ऑप्शनल लूं या ना लूं, है ना। क्योंकि आप में से बहुत सारे छात्र जो हैं वे अब सामान्य अध्ययन की तैयारी करना स्टार्ट ही किए। तो सबसे सरल तरीका यह है कि पहले आप ऑप्शनल तैयार करने से पहले यह देख लें कि जीएस के पेपर में उस ऑप्शनल का क्या कंट्रीब्यूशन है। नंबर 1,
यानी जीएस के लिए वह उपयोगी कितना है अगर हम बात करें अंक के संदर्भ में। दूसरा यह देखें कि वह वैकल्पिक विषय का सिलेबस कितना बड़ा है, उसको लेकर कंटेंट बाजार में हिंदी माध्यम में उपलब्ध है अथवा नहीं, वो विषय अंकदायी है अथवा नहीं। अब अंकदायी है या नहीं इसका आकलन आप कैसे करेंगे, यानी कि उस विषय से सफलता दर कितनी है। अगर हम गौर करें तो समाजशास्त्र से विगत 4-5 वर्षों में न सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में बल्कि हिंदी माध्यम में भी अच्छे रैंक लाने वाले कई विद्यार्थी हैं। यूपीएससी द्वारा विद्यार्थियों की सहूलियत हेतु प्रत्येक वर्ष एनुअल रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। आप अगर यूपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहां पर 72वीं एनुअल रिपोर्ट दिखाई पड़ेगी, जिसमें हर विषय से कितने बच्चे अपीयर हुए, कितने लोगों को अंतिम रूप से सफलता मिली और उसका सक्सेस रेशियो क्या है, रेट क्या है, ये आपको एनुअल रिपोर्ट में दिख जाएगा। अगर हम बात करें पिछले 4-5 वर्षों में, तो मैंने आपकी सुविधा के लिए एनुअल रिपोर्ट से कुछ चीजें निकाल कर रखा है। जैसे यदि हम गौर करें कि जो 72वीं एनुअल रिपोर्ट है, इसमें 2000 अगर यानी लास्ट 2021-22 तक के एग्जाम से संबंधित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई है ना, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो बहुत गहन समीक्षा का विषय है। इसमें अगर हम गौर करें तो पहले सब्जेक्ट की यहां पर संख्या है, कौन कौन सब्जेक्ट से। नंबर 2 में अपीयर्ड, कितने बच्चे मेंस में अपीयर्ड हुए, यानी उन्होंने लिखित परीक्षा दी, कितने बच्चों ने। फाइनली रिकमेंड कितने हुए और सक्सेस रेट क्या है। मैं आपकी सहूलियत के लिए, कई बार बच्चों को लगता है कि हर शिक्षक जो विषय का विशेषज्ञ होता है वह अपने विषय का महिमा मंडन करता है ऑब्वियसली, तो इसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप खुद एनुअल रिपोर्ट पढ़ लें और आपको लग जाएगा कि हाल के वर्षों में सिलेक्शन रेशियो, सर्वाधिक सक्सेस रेशियो किस विषय का है। जैसे देखिए, जो 3 विषय हैं जिसमें से सर्वाधिक छात्र मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं, उसमें पहला पीएसआईआर है। अगर हम बात करें 2021-22 में, तो पीएसआईआर से 1863 बच्चों ने मुख्य परीक्षा दी थी, जिसमें से 154 बच्चे अंतिम रूप से फाइनली रिकमेंडेड हुए। यानी इसका सक्सेस रेशियो अगर हम रेट की बात करें तो 8.3% है। यानी अगर कोई 100 छात्र इस विषय से परीक्षा देता है तो उसमें से 8.3 छात्र अंतिम रूप से सफल होते हैं। इसके बाद अगर देखें तो दूसरा जो सर्वाधिक विषय महत्वपूर्ण अंग्रेजी माध्यम में और हिंदी माध्यम में, वो है 1322 विद्यार्थियों ने जिससे मुख्य परीक्षा दी, वो है ज्योग्राफी यानी भूगोल। यानी भूगोल से 1322 बच्चों ने मुख्य परीक्षा दी, जिसमें 95 बच्चे अंतिम रूप से सफल हुए। और ज्योग्राफी का अगर बात करें सक्सेस रेट तो 7.2% है। इसी प्रकार समाजशास्त्र की बात करें तो समाजशास्त्र से कुल 1245 छात्रों ने मुख्य परीक्षा दी, जिनमें से 115 छात्र जो है वो अंतिम रूप से सेलेक्ट हुए। यानी अगर हम समाजशास्त्र की बात करें तो आप देख सकते हैं 9.2%। अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजी, चौथा जिससे सर्वाधिक बच्चे अपीयर हुए हैं, तो 1211 छात्रों ने एंथ्रोपोलॉजी विषय से मुख्य परीक्षा लिखी, जिसमें से 100 छात्र अंतिम रूप से सफल हुए। यानी इसकी सक्सेस रेशियो 8.3% है। अगर हम हिंदी साहित्य, जैसे हिंदी माध्यम में कुछ वैकल्पिक विषय लोकप्रिय हैं शिक्षा के बाजारीकरण के दौर में, है ना, व्यावसायिक जो शिक्षा का दौर है उसमें कई बार कुछ विषयों को अत्यधिक प्रचार प्रसार उसका किया जाता है, जिस कारण कई बार बच्चे जो है उस विषय को चुनते हैं। जैसे उसमें से एक हिंदी लिटरेचर है, हिंदी साहित्य। जैसे आप देख सकते हैं कि 226 लोग हिंदी साहित्य से मुख्य परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें से अंतिम रूप से 19 बच्चे ही मुख्य परीक्षा में सफल हो पाए। यानी हिंदी साहित्य का सक्सेस रेशियो 8.4% है। तो मेरे यह बताने का अर्थ था कि आप जब भी वैकल्पिक विषय के रूप में समाजशास्त्र को विकल्प के रूप में चुनते हैं तो आप निश्चित ही एक बेहतर विषय का चयन कर रहे हैं, इस बात को लेकर कोई दो राय नहीं। आप सबकी सुविधा के लिए इसलिए PW Only IAS
ऑप्शनल का एक नया बैच लेकर आ रहा है। हम लोग 18 जुलाई से आप सभी छात्रों के लिए वैकल्पिक विषय समाजशास्त्र का हिंदी माध्यम में लेकर आ रहे हैं, जिसका पठन पाठन यानी जिसका अध्यापन मैं ही करूंगा, यानी पूरा एंटायर सिलेबस मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। जो मेरे पढ़ाने की शैली है उसमें क्या खासियत है, मैं उसको जरा आपके सामने रखूं। सबसे पहले जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूं उससे संबंधित विगत 15-20 वर्षों, सिर्फ 10 वर्ष नहीं 15-20 वर्षों में क्या क्या प्रश्न बने हैं एक पर्टिकुलर यूनिट से, टॉपिक से। जैसे मान लीजिए समाजशास्त्र स्टार्ट किया, यूनिट 1 में समाजशास्त्र विद्या शाखा है, तो विद्या शाखा से विगत 15 वर्षों में कितने सवाल बने हैं, कितने 10 नंबर के सवाल हैं, कितने 15 नंबर के सवाल हैं, मैं आपको पीडीएफ में अवेलेबल कराता हूं, ताकि आप सिलेबस जब मैं क्लास लूं उस टॉपिक पर तो आपको यह पता हो कि विषय इस टॉपिक से कैसे प्रश्न आते हैं और उसे कैसे लिखा जाए। यानी सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, फिर मैं पूरा का पूरा वह टॉपिक एंटायरली एक एक टॉपिक सब टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा। उससे संबंधित जो क्लास नोट्स है, डिक्टेशन जहां जरूरत है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा मेरा जो अप्रोच है वो अधिकतर है कि आप क्वेश्चन कितना कर पा रहे हैं उससे नहीं। देखिए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, हम सब यहां ज्ञानी बनने नहीं आए। हमारा प्रयोजन एक अच्छे परीक्षार्थी के रूप में ढलना है। हम एक अच्छे विद्यार्थी बनने यहां नहीं आए। अगर बहुत अच्छे विद्यार्थी सोशियोलॉजी में अगर बनना हो तो आप रिसर्च करें, पीएचडी करें, आप जो है किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए आप तैयारी करें, वो अलग बात है। हम यहां पर वैकल्पिक विषय के रूप में सोशियोलॉजी को चुनने के पीछे हमारा मकसद इतना है कि मिनिमम 280 और मैक्सिमम 325 के रेंज में समाजशास्त्र आपको अंक दे दे, दैट्स इट। यानी इस विषय ने अपना काम कर दिया। इसलिए सर्वाधिक मेरा बल होता है क्वेश्चन आंसर की फ्रेमिंग एनालिसिस पर। यानी जो हमारा प्रारूप है जिसमें सप्ताह में कम से कम 5 दिन आपको जो है कक्षा होगी, जरूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार कक्षा 6 दिन भी होगी। संडे को हर यूनिट के बाद आपका टेस्ट कंडक्ट करते हैं। इसके साथ साथ क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं। जो भी बच्चों की क्वेरीज रहते हैं लास्ट के अंतिम 15-20 मिनट आपका होता है, उसमें उस दिन की कक्षा से संबंधित कोई सवाल आप पूछते हैं। अगर इसके बाद भी कोई डाउट आपको रहता है तो हम लोग वीकेंड में भी क्लासेस कंडक्ट करते हैं। जैसे मान लो कोई थिंकर का टॉपिक है और अगर हम लोग चला रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि बच्चों की क्वेरी ज्यादा हो या किसी टॉपिक को दोबारा उन्हें समझने की जरूरत है, तो उसके लिए स्पेशल क्लास हम लोग अरेंज करते हैं। और ये पूरा का पूरा जो है पैकेज अगर आप देखें तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आपको ये अवेलेबल है। तो अगर आप पीडब्ल्यू की वेबसाइट पर जाकर सोशियोलॉजी आप परचेज कर सकते हैं। कुल जो सिलेबस अगर हम कहें यह 6 महीने का एंटायर सिलेबस है, यानी पूरे के पूरे सिलेबस जो है आप सारी क्लासेस लाइव मोड में हो। एक भी रिकॉर्डेड वीडियो हमारे यहां नहीं चलता, यानी हर दिन हम और आप लाइव होंगे और लाइव रूबरू होकर उस विषय से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित जो भी डाउट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यानी प्रत्येक दिन लाइव सेशन होगा, कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं होगी। जो भी आपके डाउट है उस डाउट का निराकरण उसी दिन क्लास में किया जाएगा। और ये सब मात्र 8,499 रुपए, यानी पूरे के पूरे एंटायर सिलेबस सोशियोलॉजी ऑप्शनल की फीस जो है मात्र 8,499 रुपए है। और ये 6 महीने का पूरा सत्र जो है आपको यूपीएससी के लिए ऑप्शनल कैसे तैयार किया जाए, इसको पूरी तरह इसको लेकर ये डेडिकेटेड ये बैच है। इसके अलावा भी क्लास के पार्ट पर हम लोग कई बार यूनिट टेस्ट कराते, कई बार कॉम्प्रिहेंसिव पूरा टेस्ट कराते। यानी एक तो टॉपिक वाइज यूनिट वाइज टेस्ट हमारे यहां होता, दूसरा उसके बाद यूनिट टेस्ट के बाद हम पूरा पेपर, जैसे पेपर 1 का एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट हो गया, पेपर 2 का पेपर एक अलग से कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट हो गया। जो भी मैटर है क्लास नोट्स, आपको जो भी टॉपिक से रिलेटेड मैटर है वो आपको पहले ही अपलोड हम लोग कर देते हैं ताकि आप पढ़ के आए। तो ये मेरे पढ़ाने का तरीका है और विगत 13-14 वर्षों में मैंने यही पाया है कि अगर छात्रों के साथ ईमानदारी के साथ मेहनत किया जाए, है ना, तो रिजल्ट आता है। और इसका परिणाम मैंने देखा है कि मेरी कक्षा से बहुत सारे प्रश्न जो है वो सोशियोलॉजी में विगत वर्षों में पूछे गए हैं।
और इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आप मेरी क्लास नोट्स जब आप देखेंगे तो आप खुद जो है आइडिया आपको लग जाएगा। तो ये तो विषय का परिचय था। चलिए थोड़ा सा हम सोशियोलॉजी ऑप्शनल के सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इसके सिलेबस में क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र 2 पेपर है इसमें। जो प्रश्न पत्र 1 है वह एक प्रकार से विद्या शाखा, सिद्धांत, अवधारणा एवं चिंतक को समर्पित है, सामाजिक विचारक सोशियोलॉजिस्ट को। और जो प्रश्न पत्र 2 है ना, प्रश्न पत्र 2 यह भारतीय समाज यानी भारतीय समाज के समाजशास्त्रीय पहलू से जुड़ा हुआ है। प्रश्न पत्र 1 अगर हम कहें तो सोशियोलॉजी एक विषय के रूप में कैसे आया, अगर विषय है तो इसकी पद्धति होगी, इसके कुछ सिद्धांत होंगे, इसकी कुछ अवधारणाएं होंगी, कुछ विचारक होंगे जो इन्होंने समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी टॉपिक से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए होंगे, कुछ अवधारणाएं दी होंगी। तो पेपर 1 अगर हम कहें तो ये सब्जेक्ट का बेस है। इसी प्रकार पेपर 2 जो है वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय समाज में समाजशास्त्र से संबंधित है। अगर हम एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि जो पेपर है, दोनों पेपर, प्रत्येक पेपर जो है अगर हम बात करें तो इसका जो है टोटल मार्क्स, अगर हम बात करें प्रत्येक पेपर की, जैसे 250 नंबर का है, 250 मार्क्स का एक पेपर होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं अगर हम गौर करें तो ये कुल 8 प्रश्न होते हैं, जिसमें से आपको 5 प्रश्न करना होता है। इसमें से प्रश्न संख्या 1 तथा 5 यह मैंडेटरी है, कंपलसरी है। जो प्रश्न पत्र है वो 2 सेक्शन में बटा होता है। जैसे अगर हम कहें पेपर 1 है तो पेपर 1 में सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए में 4 सवाल और सेक्शन बी में 4 सवाल। सेक्शन ए का नंबर 1 पहला क्वेश्चन जो 5 शॉर्ट नोट्स होता है 10-10 मार्क्स का, वो मैंडेटरी है, कंपलसरी करना ही करना है। इसी तरह सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5 भी 5 शॉर्ट नोट्स होते हैं 10-10 मार्क्स के, वो करना ही है। तो कुल 8 प्रश्न हैं, इनमें से आपको 5 प्रश्न करना है और एक प्रश्न का वेटेज आप सभी समझ सकते हैं 50 मार्क्स होता है। तो कुल मिलाकर यही पैटर्न है। 2 प्रकार के 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इससे संबंधित हैं। अगर हम गौर करें, पहला 10 मार्क्स के सवाल हैं जिनको आपको 150 वर्ड्स में आंसर करना होता है, और दूसरे जो सवाल हैं वो 20 मार्क्स के सवाल होते हैं। यानी 20 मार्क्स के लिए कम से कम आपको 300 शब्द यानी 280 से 300 शब्द अगर आप लिखते हैं तो सही है। तो सेक्शन ए और बी 4-4 सवाल, किसी भी एक सेक्शन से मिनिमम जो है 2 सवाल आपको कम से कम करने हैं। तो कुल मिलाकर ये पैटर्न है। जितना अधिक क्लास में डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि पेपर 1 में 40 से 50% सिलेबस, किसी किसी वर्ष तो 50%, नहीं तो मिनिमम 40% सिलेबस प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में आपको दिखाई पड़ते हैं। पेपर 2 में थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज जो है उसमें करंट बेस्ड होता है, तो वहां भी प्रश्न जो है वो बिल्कुल आसान है। चलिए एक बार सिलेबस पे चर्चा करें। पेपर 1 का ये समाजशास्त्र का सिलेबस आपके सामने रखा गया है। ये पेपर 1 का, पेपर 1 की यदि बात करें तो कुल यूनिट, टोटल यूनिट्स इसमें 10 हैं, है ना, 10 यूनिट में, और प्रत्येक सेक्शन से लगभग 30 से 40 मार्क्स का। चूंकि 8 प्रश्न हैं, एक प्रश्न का वेटेज 50 मार्क्स है, यानी 400 नंबर का पेपर सेट किया जाता है, जिसमें से आपको 5 प्रश्न यानी 250। तो कुल मिलाकर 10 यूनिट है। 10 को अगर आप डिवाइड कर दे 400 को अगर 10 से तो 40, यानी प्रत्येक यूनिट से लगभग 30 से 40, कई बार किसी से 30 तो किसी से 50। यानी अगर हम बात करें 10 यूनिट से तो 30 से 40 प्रत्येक यूनिट से सवाल आता है। पहले यूपीएससी थोड़ा थिंकर से अधिक सवाल पूछता था, लेकिन विगत वर्षों में अगर हम देखें तो थिंकर से सवाल जो है थोड़े कम हुए हैं।
तो देखिए पेपर 1 का ये सिलेबस है। पहला जो यूनिट है वह है समाजशास्त्र विद्या शाखा। एक विषय के रूप में समाजशास्त्र यूरोप में कैसे आया, क्या क्या घटित हुआ, अगर विषय के रूप में आया तो इसका अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसका क्या अंतर है, अगर समाजशास्त्र है तो क्या यह सामान्य बोध है। अब अगर विषय के रूप में आया तो विषय की प्रकृति कैसा है, तो दूसरा यूनिट है समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में, यानी यह विज्ञान है अथवा नहीं है पूरा। अगर विज्ञान के रूप में सोशियोलॉजी है तो इसकी अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी होगी, और वही तीसरा पार्ट हमारा सिलेबस का अनुसंधान पद्धतियां एवं विश्लेषण। यूनिट 4 समाजशास्त्रीय चिंतक का है, जिसमें से आपको 6 विचारक आपको कुल मिलाकर पढ़ने हैं। कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खिम, बेबर, पार्सन्स, मर्टन और मीड, ये 6 विचारक हैं, जिनमें 3 शास्त्रीय विचारक हैं जहां से अधिक सवाल आते हैं, मार्क्स, बेबर और दुर्खिम। यूनिट 5 जो है वो स्तरीकरण और गतिशीलता, समाज में विभिन्न लोगों को विभिन्न स्तरों में बांटने से संबंधित प्रक्रिया स्तरीकरण से संबंधित है। यूनिट 6 में कार्य और आर्थिक जीवन, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, समाज का एक प्रमुख पहलू आर्थिक है। यूनिट 7 में राजनीति एवं समाज है, जो पेपर 1 में भी है और पेपर 2 में है। यूनिट 8 में धर्म और समाज है, जो पेपर 1 में भी और पेपर 2 में। 3 यूनिट कॉमन है पेपर 1 और 2 में, इसलिए सिलेबस इसका कम हो जाता है। यूनिट 9 की बात करें तो नातेदारी की व्यवस्थाएं, किनशिप, यह हमारे सिलेबस का पार्ट है। और अंतिम जो यूनिट है वह है आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन। तो ये पेपर 1 का है। कुल अगर हम कहें टोटल यूनिट्स, तो यह टोटल यूनिट्स 10 हैं। अगर हम कहें ईच यूनिट से जो है, प्रत्येक यूनिट से अगर आप देखें तो 30 से लेकर 40, किसी किसी यूनिट से 50 मार्क्स तक के सवाल पूछे गए हैं। चलिए, पेपर 1 का यह सिलेबस है। पेपर 2 के सिलेबस की बात करें तो यह 3 पार्ट में सिलेबस बटा हुआ है। पहला भारतीय समाज का परिचय, दूसरा सामाजिक संरचना, और तीसरा भारत में सामाजिक परिवर्तन। अगर हम गौर करें, जो पहला सेक्शन हमारा है वो भारतीय समाज के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य, यानी ये 2 यूनिट में बटा हुआ है, भारतीय समाज के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य और भारतीय समाज पर औपनिवेशिक शासन का प्रभाव। सेकंड जो हमारा पार्ट है सिलेबस का वो है सामाजिक संरचना। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यह 6 यूनिट में बटा हुआ है। पहला यूनिट ग्रामीण एवं कृषक सामाजिक संरचना, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है पेपर 2 का, वह है कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था, तीसरा यूनिट भारत में जनजातीय समुदाय, चौथा भारत में सामाजिक वर्ग, पांचवा भारत में नातेदारी की व्यवस्थाएं। देखिए ये कॉमन है, अभी आपको मैंने कहा वहां भी नातेदारी थी, यहां भी। इसके अलावा अगर हम कहें अगला 6ठा यूनिट धर्म और समाज, वहां भी था, यहां थोड़ा भारतीय संदर्भ में पढ़ना है। सेक्शन सी जो है हमारा वह भारत में सामाजिक परिवर्तन की दृष्टियां, कुल मिलाकर यह 7 यूनिट में बटा हुआ है। पहला सामाजिक परिवर्तन की दृष्टियां, दूसरा अगर हम यूनिट की बात करें तो भारत में ग्रामीण एवं कृषक रूपांतरण, तीसरा यूनिट भारत में औद्योगिकीकरण और नगरीकरण, जो जीएस में आप पढ़ते हैं। यहां देखिए राजनीति और समाज दोनों जगह सिलेबस भी, सब टॉपिक भी लगभग मिलते जुलते हैं। पांचवा यूनिट आधुनिक भारत में सामाजिक आंदोलन, जिसमें विविध प्रकार के आंदोलन पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 6ठा पॉपुलेशन डायनामिक्स, जो आप पेपर 1 में सोसाइटी में पढ़ते हैं। और अंतिम सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियां। तो जो पेपर 2 है यहां भी सेम फॉर्मेट है, यहां भी सेक्शन ए सेक्शन बी, 4-4 सवाल, कुल 8 सवाल, 8 में से 5 करने हैं। पेपर 1 थोड़ा स्टैटिक है, थोड़ा थियोरेटिकल है, और पेपर 2 जो है वो डायनेमिक है, थोड़ा व्यवहारिक है और भारत के संदर्भ में। यहां पर आप जीएस की बहुत सारी चीजें से मदद मिलेगी। अगर हम पेपर 2 के सिलेबस की बात करें तो इसमें लगभग 40% सिलेबस के पार्ट को आप जीएस के किसी ना किसी सेक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यह बहुत ही आसान है, और पेपर 2 जो है बहुत ही स्कोरिंग है। तो रही बात तैयारी के लिए क्या स्रोत इस्तेमाल किया जाए, तो बेसिक एनसीईआरटी में अपने बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि आप कक्षा 11 और कक्षा 12 की एनसीईआरटी पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार पढ़ कर आए। इसके अलावा इग्नू, जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, इसके ग्रेजुएशन और एमए के कुछ पार्ट सिलेबस के जो टॉपिक है उसको हम लोग, जो मैटर है उसका, उसको हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा हरलॉम्बस, बहुत सारी गिडेंस, अगर हम कहें
बॉटमोर, कई किताबों। तो ये काम मेरा है कि जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, स्रोत हैं, जहां से अच्छा मैटर हो वो क्लास में मैं कंपाइल करके आपको लिखवा देता हूं या प्रोवाइड करा देता हूं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप जुड़कर एक बार कम से कम जरूर देखें कि यह जो समाजशास्त्र विषय है आखिर इतना लोकप्रिय क्यों है। अन्य विषयों के बारे में जानकारी आप जब कक्षा में आते हैं तब जानते हैं। यह विषय एक समाज से जुड़ा है। भारत में विवाह, परिवार, नातेदारी, जाति, धर्म, परिवार, ये सब आप ऑलरेडी जान रहे हैं। हालांकि वह जो जानकारी है वो आपकी कच्ची जानकारी है, अवधारणात्मक स्पष्टता का वहां अभाव है। यहां पर यानी इस विषय की खूबसूरती यही है कि इस विषय के बारे में ज्ञान पहले से, हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। हम सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज के बारे में हमारी जानकारी ऑलरेडी है। तो यह विषय क्या है कि आप अवधारणात्मक स्पष्टता के साथ चीजों को लिखें। इस विषय को लेकर कुछ भ्रांत तर्क भी है कि बहुत थिंकर पढ़ना पड़ता है, बहुत ये है, मैटर इंग्लिश में ही अवेलेबल। ऐसी कोई भी भ्रांत तर्क में आप नहीं रखें। विषय बहुत ही सरल है। विषय जीएस के लिए बहुत उपयोगी है, निबंध के लिए बहुत उपयोगी है, आपके सामान्य अध्ययन के विभिन्न खंडों में, यहां तक कि साक्षात्कार में उपयोगी है। तो यह विषय बहुत ही सरल है, बहुत अंकदायी है। यही कारण है कि हिंदी माध्यम के कई टॉपर जो हैं वो समाजशास्त्र विषय से विगत वर्षों में रहे हैं। तो कोई देर किस बात की। उम्मीद करता हूं कि 18 जुलाई से समाजशास्त्र के इस ऑनलाइन ऑप्शनल बैच में हिंदी माध्यम के आप मेरे से अवश्य जुड़ेंगे और लाभान्वित होंगे। फीस जो है दोबारा मैं बता दूं, मात्र 8,499 रुपए है। और कक्षा जो है वह 6 माह में आपकी पूरी सिलेबस जो है पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट करा दिया जाएगा। सप्ताह में कम से कम 5 दिन, मैक्सिमम 6 दिन क्लास होगी। संडे हम लोग रखते हैं टेस्ट के लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, ये सब हम आपको अवेलेबल इसमें कराएंगे। और जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन आंसर, डिबेट, डिस्कशन है ना, फॉर्मेटिंग आंसर की, वही काम देगी। देखो, ज्ञान, मैंने पहले भी कहा कि हम यहां पर, हमारा एक ही उद्देश्य है कि इस परीक्षा में सफल होना। और सफल कैसे हुआ जाएगा? अधिक से अधिक अंक लाकर। और अधिक से अधिक अंक कैसे आएगा? तो हम विषय की व्यवस्थित तैयारी करके। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी 18 जुलाई को मेरे साथ पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय की कक्षा में अवश्य जुड़ने वाले हैं। बाकी बहुत सारी बातें, आप जिज्ञासाएं आपके मन में होगी, तो पहली 2-3 क्लासेस जो है फ्री भी होंगी। अगर आप मेरे से जुड़ेंगे, जो भी अन्य आपके मन में डाउट है उन सब का निराकरण हम लोग जब मिलकर कक्षा में करेंगे। तो तब तक आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। जो लोग सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेना चाहते हैं, हिंदी माध्यम के छात्र, कृपया वे एनसीईआरटी, नई वाली एनसीईआरटी कक्षा 11 और 12 को जरूर 2-3 रीडिंग लगा लें, ताकि बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके साथ बनी रहे और उससे विषय को समझने में आसानी होगी। जैसे कोई भी विषय पढ़ते हैं, उस विषय की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं होती है, और उन अवधारणाओं के बारे में यदि आप एनसीईआरटी के थ्रू जाएंगे तो आपको एक बेहतर समझ बनेगी। तो कोई भी शक, शंका, डाउट की जरूरत नहीं है। आप अपने क्लासमेट या कई लोग जो आप पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के मेरे किसी भी जीएस के सेक्शन में मेरे क्लास में जुड़े हैं, आप उनसे मेरे बारे में पूछ सकते हैं। तो मैं ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आपकी सफलता में हर कदम पर आपका साथ रहूंगा। और अगली 6 महीना जो हमारे अगले 6 माह है, उसमें हम समाजशास्त्र के एक एक टॉपिक, एक एक सब टॉपिक को मैं क्लास में क्लियर कराता हूं। ऐसा नहीं कि हम लोग जीएस जो ऑप्शनल का सिलेबस हमारा है उस सिलेबस को 60% ही पढ़ें। जैसे एक परंपरा है मुखर्जी नगर करोलबाग की कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल के टीचर जो हैं वो 60-70% से ज्यादा नहीं पढ़ाते। मैं उन शिक्षकों की लिस्ट में नहीं हूं, मैं उनसे अलग हूं। मैं पूरा एंटायर सिलेबस थरली पढ़ाता हूं। यद्यपि मैं जानता हूं कि बहुत सारे सिलेबस के पार्ट जो है जीएस में आपने बखूबी पढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग अपने ऑप्शनल की कक्षा में उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सामान्य अध्ययन के साथ साथ अगर आपका वैकल्पिक विषय मजबूत है, अगर आप 2025 की रणनीति बना रहे हैं, तो इससे बेहतर समय आपके लिए कोई नहीं है कि आप अभी जो है अगले 6 माह में, यानी दिसंबर जनवरी से पहले जो है आप अपना ऑप्शनल तैयार कर ले, ताकि आप जनवरी से अपने प्रीलिम्स को अच्छे से फोकस कर पाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है वह मेरे साथ 18 जुलाई से ऑप्शनल के इस नए बैच में अवश्य जुड़ेंगे।
अन्य जो भी जानकारी होगी विषय से संबंधित, तैयारी से संबंधित, पढ़ाने के अप्रोच से संबंधित, उन सब पर हम लोग जम के चर्चा करेंगे कक्षा में। तो उम्मीद करता हूं आप सभी जुड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।